Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter first of class 12th RVSC, and that is reproduction in angiospermic plants. तो हम अपने चैप्टर के लगभग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा जिसमें फ्लावर की स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड टाइप है और वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कोई पूछे कि क्या है कायिक प्रवर्धन, क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो मैंने सीधा सिंपल सा इसका जवाब है पहले ही आपको दे दिया था। A kind of asexual reproduction occurring in higher or angiospermic plants with the help of plants vegetative propagules, that mean stem, roots and leaves, and some vegetative modified parts such as bulbil। तो मुझे लगता है आपको पहले ही क्या है कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया उससे आप सभी परिचित हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादप के कायिक भाग जैसे स्तंभ, पाण व मूल अथवा पादप के रूपांतरित कायिक भाग जैसे बल्बिल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जितने भी मैंने बोले स्तंभ, पाण, मूल और पत्रकलिका यानी कि बल्बिल, इन सभी को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कायिक प्रवर्ध कहा जाता है और पूरा प्रोसीजर कहलाता है कायिक प्रवर्धन। तो हम टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर अपना फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ जी, जो स्पॉन्टेनियस भी मैंने बताया, इसको स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः होने वाला कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति में अपने आप चलता है, वहां मानव हस्तक्षेप रहित है प्रक्रिया। जबकि जो ये विधि चलेगी आर्टिफिशियल, जिसे हम इंड्यूस्ड मेथड भी कहते हैं, तो यहाँ मानव का हस्तक्षेप या ह्यूमन इंटरफेरेंस देखा जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाँ जी, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो प्रेरित किया जाता है, मानव गतिविधियां वहां जो है वो सुचारू रूप से चलती हैं और हम उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए और जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मैं कुछ इस तरह से कहूँ, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हम यहाँ एनहांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या हम कहेंगे प्रोडक्शन उसको एनहांस करेंगे। तो अब यहाँ भी 3 मेथड हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक कटिंग है और एक है लेयरिंग और लास्ट है ग्राफ्टिंग। तो कटिंग जिसको आप जनरली सब देखते हैं और सब घर पे ट्राई भी करते हैं, जो है जैसे रोजेस की आप देखेंगे तो रोज की कलम, हाँ जी, रोज की कलम लगाई जाती हैं, तो इसलिए कटिंग को कलम लगाना या कर्तन विधि भी कहा जाता है। हाँ जी, इसमें कटिंग या ट्विग्स जो है वो ली जाती हैं, स्टेम की, रूट की, लीव्स की। तो आपको यहाँ इन सभी से परिचित करा दिया जाएगा। तो मैं फिर से 3 जो टर्म्स हैं, कटिंग जिसे कर्तन या कलम लगाना भी कहा जाता है, लेयरिंग जिसे दाब लगाना या स्तरण विधि कहा जाता है, और जो थर्ड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को जनरली ग्राफ्टिंग या रोपण के नाम से जाना जाता है। क्या है अब ये प्रोसीजर, तो इसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक मौजूद नहीं है, ओनली आरबीएससी के सिलेबस में से दिया हुआ है, और जितना हो सकेगा पॉसिबल उतना इसको हम डिटेल में करेंगे। छोटा सा है बट जितना हो सकेगा अच्छे से हम इसको यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आता है टॉपिक कटिंग। पहले मैं डेफिनेशन से परिचित करवा देता हूँ। इजी से डेफिनेशन है कटिंग। कोई पूछे व्हाट इज कटिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ऑफ पीसेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। हाँ जी, यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्तंभ या तना, मूल या जड़ या पर्ण या पत्ती, इन सभी के पीसेस लिए जाते हैं, इनकी कटिंग्स ली जाती हैं
और उनको प्लांट किया जाता है या उनको लगाया जाता है, उनको ग्रोन किया जाता है, और उसके थ्रू जो है हम न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है वो जनरेट करते हैं, या जो है हाँ जी, हम इनसे जो है प्रोपगेट करते हैं। तो मैं फिर से अपनी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ऑफ पीसेज ऑफ स्टेम, रूट्स और लीव्स in the natural position into ground or soil for proper sprouting। तो मैं कुछ इस तरह से कहूँ हिंदी में, कर्तन वह विधि है जिसके अंतर्गत हम स्तंभ, मूल व पर्ण इनके जो टुकड़े हैं, या हाँ जी वो कर्तन जो बोल रहे हैं हम बार बार, कटे हुए भाग जो टुकड़े हैं, उन्हें भूमि में एक उनकी प्राकृतिक मुद्रा में या प्राकृतिक स्थिति में उनको लगाया जाता है। जैसे हम कहें जो तना है और जो मूल है उनको हम ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। ऊर्ध्वाधर से मतलब है वर्टिकल, कुछ इस तरह से हम उनको प्लांट करते हैं इस तरह से। जबकि अगर हम लीव्स को देखें तो लीव्स को मोस्टली जैसे अगर ब्रायोफिल्लम और हम बात करें बैगोनिया, उनकी लीव्स को जो है वो हम इस तरह से लगाते हैं। हाँ जी, इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। लेकिन कुछ लीव्स ऐसी भी हैं जैसे सेंसिवेरिया, उनकी लीव्स को जो है हम उनके जो टुकड़े हैं उनको हम खड़ा लगाते हैं इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेशन इजी सी डेफिनेशन थी, इजीली समझ आ गई है। और एक बार आप सीन कर लें, जैसे आपको दिखाई दे रहा है हम मेथड कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। इसमें मैंने बोला आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम इंड्यूस्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन जो है उसकी एक्टिविटीज या उसका इंटरफेरेंस होता है और ह्यूमन ही इंड्यूस करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ, इसलिए इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं, कृत्रिम या प्रेरित कायिक प्रवर्धन। अब कटिंग जैसे प्रोसेस of planting of pieces of stem, root or leaves in the natural position into soil or ground for proper sprouting। proper sprouting का मतलब उनका प्रफुल्लित होना, उनका अंकुरित होने से मतलब है, ताकि वो उचित रूप से जो है अंकुरित हो सके या जो है वो जर्मिनेट हो सके। तो एंटायर प्रोसीजर इज कॉल्ड कटिंग या कर्तन। जो पूरा प्रोसेस है उसको कटिंग कहा जाता है, कर्तन। अब हम यहाँ 3 जो है प्लांट पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स। तो हम इसी के बेस पे अब इसको 3 टाइप्स के अंदर जो है हम डिवाइड कर देते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीव्स कटिंग। तो बहुत इजीली आप इसका जवाब दे सकते हैं, नाम से पता लग रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ऑफ पीसेस ऑफ स्टेम इन द नेचुरल पोजीशन इनटू सॉइल। हाँ जी, उसी से बना लें, बस आपको अब स्टेम लेना है, आपको स्टेम लेना है, स्टेम का यूज करना है। स्टेम के जो पीसेस लिए जाएंगे उनकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो 20 to 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और जो ग्रिथ है या मैं कहूँ उसका जो डायामीटर है, हाँ जी, जो थिकनेस है वो लगभग एक पेंसिल जैसी मान लें। हाँ जी, कुछ इस तरह से मान लें, ये है, और कुछ इससे थोड़ा सा बड़ा मान लें, 20 to 30 सेंटीमीटर के आसपास, और पेंसिल जितना बड़े हैं स्टेम के कटिंग लिए जाते हैं अप्रोक्सीमेट, और उनको जैसे मैंने कहा वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है ग्राउंड में। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है अबाउट और अप्रोक्सीमेट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ स्टेम आर वर्टिकली प्लांटेड इनटू ग्राउंड और सॉइल। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया है। ऊपर वाली डेफिनेशन से आप बना सकते हैं प्लांटिंग ऑफ पीसेस ऑफ स्टेम ऑफ लेंथ अप्रोक्सीमेट 20 to 30 in the natural position और vertical position into soil for proper sprouting। तो उसी डेफिनेशन से आप स्टेम कटिंग की डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। अब मेन चीज हमारे लिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अप्रोक्सीमेट जो ग्लोबल अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 8 बिलियन के आसपास जो है वो पहुंच गई है। हाँ जी, लगभग 8 बिलियन होने वाली है। और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 1.44 बिलियन के आसपास, और इंडिया की सेकंड पोजीशन पे बनी हुई है, और वो है लगभग 1.37 बिलियन। हाँ जी, वो 1.37 जो हाल के डेटा हैं लेटेस्ट
तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो 1.37 मिलियन के अप्रोक्सीमेट जो है हमारी पॉपुलेशन चल रही है। तो इतनी पॉपुलेशन, अब फूड की डिमांड बढ़ रही है और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल, उन सभी की डिमांड जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। तो हमको ये चीज़ देखनी कि इस प्रोडक्शन को किस तरह से हम एनहांस करें, किस तरह से इंक्रीज करें, हाँ जी, बढ़ाएं कैसे, वर्धन कैसे करें इसका। तो इसके लिए ही आर्टिफिशियल मेथड है, जहाँ हम जितने भी खाद्य जो फल हैं या फ्रूट्स जिनको मैं कहूँ, या वेजिटेबल हैं या फ्लावर्स हैं, हाँ जी, तो सभी जो है फायदे के हैं, यूजफुल हैं। फ्लावर जो है वो ऑर्नामेंटेशन वाले हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, वेजिटेबल और जो है फ्रूट्स वो जो है ईडिबल खाने वाले हैं। तो इन सभी का हमको प्रोपेगेशन बढ़ाना है। हाँ जी, फ्लावर तो बहुत काम के हैं, जैसे डेकोरेशन, अगर मैरिज हम कहें तो जब भी जो है वो मैरिज फेस्टिवल हो रहा है या कोई भी मैरिज ओकेशन है, तो वहाँ पूरे में आप देखेंगे जो सजावट की जाती है वो लगभग फ्लावर्स की, जनरली नेचुरल फ्लावर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप देखेंगे जो गार्लैंड से वरमाला जिसको कहें, वो रोज़ की वरमाला या जनरल जो वृत्त हैं, रिंग्स हैं, मालाएं बनती हैं, वो सभी फ्लावर की ही बनती हैं। जो गजरा बनता है वो भी फ्लावर का ही बनता है, मोगरे से बनता है जनरली। तो मुझे लगता है आप सभी को इन सभी का समझ में आ रहा है। तो इस मेन चीज़ हमारे माइंड में ये आता है कि स्टेम कटिंग से अब कौन से प्लांट हैं जिन्हें स्टेम कटिंग के थ्रू लगाया जाता है। हाँ जी, तो अब स्टेम कटिंग के थ्रू जिनको लगाया जाता है उनमें आप सभी को मालूम है, एक फर्स्ट एग्जांपल वो रोजा इनवोल्यूक्रेटा, वो आप सब जानते हैं, जिसे रोज कहा जाता है। हाँ जी, रोज। अगर मैं रोज के अलावा बात करूं तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट अभी कह दें कि सर हम तो बोगनवेलिया नाम जानते ही नहीं। तो बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस है, तो आपके घर के आसपास मिल जाएगा, हो सकता है आपके घर में ही लगा हुआ हो। एक तरह की लाइनाज है, लाइनाज का मतलब कठलता कहते हैं, बेल एक तरह की, और उसका तना काफी, जो स्टेम है वो काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है बोगनवेलिया। एक बार आप सीन कर ले बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस, बोगनवेलिया का डायग्राम। तो मुझे मालूम है निकल के आ गया है, और अब आप कह रहे हैं सर ये तो हमको सबको मालूम है, ये तो हमने सभी ने देखा हुआ है। और इसमें कुछ खास आपको हो सकता है शायद नजर नहीं आ रहा हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी इसको पूरा जानते ही नहीं इसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो ये पिंक कलर के फ्लावर नहीं है, फ्लावर है ये व्हाइट वाले, ये फ्लावर है, ये जैसे बर्ड है, इसी के अंदर 3 फ्लावर आते हैं, बंच में आते हैं, हर एक फ्लावर के साथ में जो है ये ब्रैक्ट मिलता है, ये पिंक कलर का ब्रैक्ट है, 3 ब्रैक्ट मिलते हैं और 3 फ्लावर मिलते हैं। जैसे हर एक फूल में आप 3 देखेंगे, ये जैसे अभी बर्ड फॉर्म में, ये जैसे बर्ड क्लियर दिखाई दे रही है, ये 2 फ्लावर, ये 3 बर्ड आपको क्लियर नजर आ रही हैं। तो ये है ब्रायोफिल, ये आपका बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस। इसके अलावा जैसे और क्लियर देख लें, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये बर्ड दिखाई दे रही है, एक फ्लावर ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये खिल रहा है, अभी ये पूरा खिल चुका है, ये है लीव्स। और ये पिंक कलर की जो है वो ब्रैक्ट्स हैं, ये ऑर्निथोफिली में काफी हेल्प करते हैं। ऑर्निथोफिली का मतलब है पक्षी परागण, जी बर्ड पॉलिनेशन कहूँ ज्यादा उचित रहेगा। तो बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस के अंदर जो है वो बर्ड पॉलिनेशन मैकेनिज्म चलता है। तो काफी बड़ा फ्लावर दिखाई दे रहा है अब आपको, ये फूल नहीं, ये है फ्लावर, ये है छोटा सा फ्लावर। तो ये अब तक आप जिसको फ्लावर समझ रहे थे वो पिंक कलर के ब्रैक्ट्स से, इसके अंदर है 3 फ्लावर, व्हाइट कलर का है फ्लावर। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया है, और मुझे लगता है अब आप में से 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस पहले से देखा हुआ था। तो जैसे मैंने कहा बोगनवेलिया स्पेक्टिबुलिस, इसके अलावा जो है रोजा इनवोल्यूक्रेटा, आप सभी जानते हैं रोज के अलावा और भी स्पीसीज हैं जिनमें शुगर केन, गन्ने की जो है, हाँ जी, गन्ने की कटिंग्स लगाई जाती हैं।
जिसे सैकेरम ऑफिसनेरम भी कहा जाता है। और भी स्पीसीज हैं बट काफ़ी पॉपुलर सैकेरम ऑफिसनेरम। इसके अलावा एक और स्पीसीज है जिसका स्टेम थोड़ा थिन आता है, उसमें जो है शुगर कंटेंट कम आता है, जिसे सैकेरम बारबेरी के नाम से जाना जाता है, सैकेरम बारबेरी। बट जो ज़्यादा अच्छा है वो है सैकेरम ऑफिसनेरम। सैकेरम ऑफिसनेरम है शुगर केन गन्ना कहा जाता है। इसके अलावा जो है आप वाइटस विनीफेरा जिसे हम ग्रेप वाइन अंगूर कह दें। इसके अलावा और भी जो अभी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ एपीप्रिमनम ओरियम नाम है, और आप सभी ने देखा हुआ है एपीप्रिमनम, हाँ जी, मनी प्लांट को कहा जाता है एपीप्रिमनम ओरियम। तो एक बार आप जो मैंने 5 एग्जांपल बोले हैं अच्छे से सीन कर लें। जैसे लिखा हुआ है क्लियर, बोगनवेलिया स्पेक्टिबिलिस बोगनवेलिया, रोजा इन्वॉल्यूकरेटर रोज, हाँ जी बोगनवेलिया को बोगनवेलिया के नाम से ही जानते हैं, रोज गुलाब हो गया, सैकेरम ऑफिसनेरम शुगर केन गन्ना हो गया, वाइटिस विनीफेरा ग्रेप वाइन या अंगूर हो गया। जैसे मैंने कहा अब ग्रेप वाइन या अंगूर के अलावा मैंने एक और एग्जांपल बताया एपीप्रिमनम ओरियम, और ये आ जाएगा फिर से एग्जांपल, तो आपको फिर से देखने को मिलेगा मॉडल लेयरिंग के अंदर। हम फिर से मनी प्लांट जो है वहाँ स्टडी करेंगे। तो आप सभी को पता है मनी प्लांट्स के जो है स्टेम की कटिंग लगाई जाती है और इजीली जो है उनसे हम न्यू ऑफ स्प्रिंग फिर से बना सकते हैं, हाँ जी, उनमें से रूट निकल जाती है। अब क्या है, कटिंग करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे इजी नहीं है जो हम कटिंग कर रहे हैं उनमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए, जिसमें लेंथ जैसे मैंने बताया अभी 20 to 30 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, और जो है ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पेंसिल जितना मोटा जो है स्टेम की रूट की कटिंग हमको लेनी चाहिए। और जो पेरेंट प्लांट है वो सेनेसेंट फेज में नहीं होना चाहिए, लगभग ऐसा नहीं है कि लगभग बहुत बूढ़ा हो चुका हो, ओल्ड स्टेज में ज़्यादा चला गया हो, हाई मैच्योरिटी गेन कर चुका हो, या मैं कहूँ उसके जो हम पार्ट चुन रहे हैं, जो ट्विग चुन रहे हैं या पीस जो स्टेम के चुन रहे हैं, वो ज़्यादा हाईली मैच्योर नहीं होने चाहिए। हाईली मैच्योर अगर होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी और जो है वो प्रॉपर स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी, हाँ जी, क्योंकि मोस्टली जो है नेक्रोसिस हो चुका होता है, टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, जो हाईली मैच्योर हो चुका होता है पोर्शन। और अगर एक बहुत ज़्यादा यंग स्टेट में है तो भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही जो है वो मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, उसमें से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जो है निकल चुका होता है, मैं कहूँ ट्रांसपायरेशन उसका जल्दी हो जाता है, इसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। तो हमको इस तरह के प्लांट पार्ट्स चूज करने चाहिए जो कुछ मैच्योरिटी गेन कर चुके हों, हाईली मैच्योर भी ना हो और बहुत ज़्यादा यंग भी ना हो, तो अच्छी कंडीशन में हो। तो मुझे लगता है समझ आ गया है। इसके अलावा भी हमको वातावरणीय जो परिस्थितियां, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनका भी बखूबी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अगर रेनी सीजन है या स्प्रिंग सीजन है तो बहुत अच्छा है, और वार्मनेस होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर के साथ साथ नमी के साथ साथ जो है थोड़ा सा गर्मी, क्योंकि जो 35 अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चलती हैं इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से चलती हैं, और ऑप्टिमम जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रेट बहुत फास्ट होती है। लेकिन अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है, 35 to 40 से ऊपर जाता है, तो एंजाइमेटिक डीनेचुरेशन होने की वजह से वापस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी आप सभी को पता है कि टेम्परेचर अच्छा नहीं है, टेम्परेचर अगर अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से जो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेंगे और फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो होंगी। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो प्लांट प्रॉपर रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, तो जो फूड कंटेंट हैं उनका प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और हाँ जी, रेस्पायरेटरी जो सबस्ट्रेट हैं उनका प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और हमको जो है एनर्जी, हमसे मतलब प्लांट को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और वो प्रॉपर स्प्राउटिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर स्प्राउटिंग के लिए ये सभी कंडीशंस
मॉइस्चर है, वार्मनेस है, और जैसे मैंने कहा इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर हो गया, जो है मॉइस्चर हो गया, इसके अलावा सफिशिएंट O2, ये सभी जो है चाहिए। कुछ सीड्स के लिए भी, हम यहाँ सीड की बात नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले ही बताया लैक्टोस और सटाइवा के लिए लाइट भी एसेंशियल है। तो आप एक बार यहाँ सीन कर लें। इसके अलावा अगर हम कुछ, जैसे मैं भी एक बार दिखा देता हूं आपको, ये स्टेम कटिंग है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जितनी जो लेंथ ली हुई है लगभग एक स्केल के बराबर, या जो मैं कहूँ एक पेंसिल के बराबर साइज जो है वो लिया हुआ है। जो मोटाई है, थिकनेस है, वो भी उतनी ली हुई है। आप अगर गौर फरमाएंगे तो इनका जो एंड है बॉटम से अगर देखेंगे तो वो सीधा ना काट के इसको ऑब्लिक काटा हुआ है, थोड़ा तिरछा काटा हुआ है। हाँ जी, थोड़ा ऑब्लिक काटा हुआ है। तो ये ऑब्लिक काटने के साथ साथ क्या किया जाता है, इसके जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा और पील किया जाता है। हाँ जी, इसके साथ में हल्का सा और पील किया जाता है। इसका कॉज ये है कि एंडोडर्मिस जल्दी निकल आती है बाहर। अगर हम इसको सॉन करेंगे, ग्रोन करवाएंगे सॉइल के अंदर, तो पहले ये जो ऊपर वाला जो बार्क वाला पार्ट है ये पहले डैमेज होता है, उसके बाद एंडोडर्मिस से जो है वो रूट निकलना स्टार्ट होती है, इमर्ज होना स्टार्ट होती है। बट हमने पहले ही आधा काम कर दिया है, यहाँ से जो है ये हटा दिया है बार्क वाला पोर्शन, एंडोडर्मिस व्हाइट कलर वाला पोर्शन क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ से अब रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हमको जल्दी से जल्दी करवाना है जी, हम इंड्यूस कर रहे हैं, तो मेथड है आर्टिफिशियल या इंड्यूस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम इंड्यूस कर रहे हैं तो अब इस चीज का ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी रूट इमर्ज किन सब्सटेंसेस से होगी, उनको हम अपने माइंड में लाएं। तो वो है ऑक्सीजन्स, और ऑक्सीजन्स में भी कुछ खास एग्जांपल, जिनमें एक है नैप्थलीन एसिटिक एसिड और एक है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिन्हें हम रूट इंड्यूसिंग हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ये जो भी मैंने बोले ऑक्सीजन है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, NaA जिसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड कहा जाता है, जिसमें 2 बेंजीन की रिंग के साथ एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसमें 2 बेंजीन रिंग के साथ नैप्थलीन है, बेंजीन की 2 रिंग का कॉम्बिनेशन, उसके साथ एसिटिक एसिड CH3COOH देखने को मिलेगा। अगर मैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड की बात करूं तो इंडोल मिलेगा। इंडोल में एक 6 कार्बन वाली रिंग है और एक पेंटागोनल रिंग है। पेंटागोनल रिंग में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और साथ में वही ब्यूटारिक एसिड देखने को मिलेगा, CH3CH2CH2COOH। तो अभी हम इन चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहे। हाँ जी, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप गूगल सर्च करेंगे, आपको इजीली दोनों के स्ट्रक्चर निकल के आ जाएंगे। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसमें मैंने कहा 2 बेंजीन की रिंग के साथ आपको CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने बोला इंडोल एसिटिक एसिड, इसमें इंडोल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। एक हेक्सागोनल रिंग मैंने कहा, हेक्सागोनल रिंग के साथ में हाँ जी बेंजीन की एक रिंग है, उसके साथ में है एक पेंटागोनल रिंग जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को इंडोल कहा जाता है। हेक्सागोनल यानी कि बेंजीन रिंग प्लस पेंटागोनल रिंग जिसमें नाइट्रोजन है एक एंड पे, जिसे इंडोल कहा जाता है। इसमें थर्ड पोजीशन पे एन से अगर काउंट करें तो फिफ्थ जो 5 कार्बन वाली चेन है उसमें थर्ड पोजीशन पे ब्यूटारिक एसिड लगाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी बखूबी जानते हैं, CH3CH2CH2COOH। तो आप गूगल सर्च करेंगे आपको इजीली ये निकल के आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मैंने जो स्टेम का कटिंग लिया है मैं इसको कुछ टाइम के लिए मैंने एक घोल ले लिया है नैप्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड का, उसके अंदर मैं इसको डिप कर देता हूँ। और उसमें डिप करने के बाद जो है मैं इसको जो है वो सॉइल के अंदर जो है ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद ही देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये आपको ये स्प्राउटनिंग होती हुई दिख जाएंगी। ये जो रूट्स हैं वो इमर्ज होती हुई इसमें से दिखाई दे जाएंगी। तो प्रॉपर रूटिंग के लिए जो है हम इंडोल ब्यूटारिक एसिड या नैप्थलीन एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं।
अब जब ये रूट निकल जाएंगी तो हम इनको जो है अब एक पॉट में या जिधर भी हमको जो है इनको सोन करना है, गार्डन में हम इनको बो सकते हैं जैसे दिखा रखे हैं। और कुछ दिनों बाद ही आपको जो है ये स्प्राउटिंग होते हुए दिख जाएंगे। जो बर्ड हैं वो जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये दिखाई दे रही है बर्ड प्रॉपरली। तो जैसे यहाँ ये प्रोपेगेट कर चुका है, स्प्राउटिंग हो चुकी है प्रॉपर। तो इस तरह से जो है हम ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। मुझे लगता है स्टेम कटिंग बहुत इजी थी और समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई पूछे कि व्हाट इज लीफ कटिंग, तो नाम से पता लग रहा है प्लांटिंग ऑफ हाँ जी, कुछ प्लांट्स के अंदर जो है लीफ के पीसेस भी जो है हम सॉन कर सकते हैं, बो सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से कहें प्लांटिंग ऑफ पीसेस ऑफ लीव्स इन मोस्टली हॉरिजॉन्टल पोर्शन, कुछ इस तरह से रखा जाता है। और अगर मैं सेंसिवेरिया की लीव्स के बारे में बात करूं तो वहां जो है इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में देखने को मिलेंगे। तो हम इस तरह से कहते हैं इन देयर नेचुरल पोजीशन इनटू ग्राउंड लेवल फॉर प्रॉपर स्प्राउटिंग। या मैं कुछ इस तरह से कह दूं लीव्स आर also helpful, leaves are also helpful in vegetative propagation in few plants such as, नाम आप सभी जानते ही हैं, इसमें ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम, इसके अलावा ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम के अलावा बेगोनिया सेम्पर फ्लोरेंस, जिसे बैक्स बेगोनिया भी कहा जाता है। और एक नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा, सेंसिवेरिया जिसे मदर ऑफ लॉस्ट टंग, मदर ऑफ लॉस्ट टंग भी कहा जाता है। हाँ जी, सासू माँ की जिह्वा। तो काफ़ी बड़ी होती है ये जो लीव्स है इसकी। तो घर पे ऑर्नामेंटल प्लांट है, हो सकता है आप में से मोस्टली ने देखा भी हो, अभी दिखाएंगे। और ब्रायोफिल्लम और बेगोनिया आपने पहले भी देख लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूट कटिंग की, तो इन फ्यू प्लांट्स रूट आर आल्सो हेल्पफुल इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज, मैं कुछ इस तरह से कहूँ, कुछ पादपों में जो हाँ जी, कुछ पादपों में जो मूल है या जड़ है वो भी कायिक प्रवर्धन में जो है सहायता करती है। अगर हम कहें कि कौन से ऐसे प्लांट हैं, तो जैसे पहले भी हमने किए हैं कुछ वुडी प्लांट्स, जैसे एल्बीजिया लेबेक, एजिडेरेक्टा इंडिका, दलबर्जिया सीसू, जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मीनम सेम्बेक, जैस्मीन की अलग अलग स्पीसीज आपने की, चमेली, मोगरा। इसके अलावा हमने ट्यूबरस रूट भी की बहुत सारी, जैसे आर्कोमिया बटाटा जिसको शकरकंद कहा जाता है, एस्पेरेगस रेसिमोसिस जिसको शतावरी या शतावर कहा जाता है, डहेलिया हॉर्टेंस जिसे डहेलिया या एस्टर प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा हमने मिरेबिलिस जेलापा कहा जिसे गुलावास या फोरोक्लोक प्लांट कहा जाता है। यहाँ आप कुछ एंटीक एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं जिनमें रूट के अंदर, रूट कटिंग्स के अंदर सिट्रस लिमोन जिसे हम लेमन कह दें या नींबू कह दें, इसके अलावा सिट्रस की और भी स्पीसीज हम यहाँ लिख सकते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, संतरा, सिट्रस लाइमेटा मौसमी जिसको कहते हैं, अलग अलग स्पीसीज आप यहाँ ले सकते हैं। चेरी सबसे ज़्यादा, चेरी की रूट सबसे ज़्यादा लगाई जाती है जिसे प्रूनस एवियम कहा जाता है, चेरी प्रूनस एवियम है। अमरूद जिसे गुआवा, साइडियम गुआजावा नाम है, पी साइलेंट होता है, साइडियम गुआजावा, पी से स्पेल स्टार्ट है, PSIDIUM, साइडियम गुआजावा। और लास्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ और मेंशन किया हुआ है, पायरस मेलस या जिसे मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैंने आपको स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीव्स कटिंग तीनों से अवगत करवा दिया है। एक बार आप देख ले, जैसे ये रूट की कटिंग ली हुई है और बहुत सारी इस तरह से रूट की कटिंग लेकर उनको जो है जैसे दिखाया हुआ है, इनको भी वर्टिकल जो है पोजीशन में सॉइल के अंदर जो है वो लगा देना चाहिए। और एक अच्छी लेंथ वाली, एक अच्छी थिकनेस वाली जो है ये रूट होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे ये जो लिया हुआ है इसको हम कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट के अंदर मोस्टली जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर वाले, हाँ जी, ये डिकम्पोज किए हुए जो कॉयर हैं, कॉयर जिनको हम कहें नारियल के जूट नारियल के जो मीजोकार्प होता है वो नारियल के जो फाइबर्स हैं, नारियल का आपने देखा होगा, नारियल का फ्रूट जिसे
ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। उसके ऊपर जो वो फाइबर्स दिखाई देते हैं ब्राउन कलर के, हाँ जी, वो मीजोकार्प हैं, वो मीजोकार्प हैं, उनको कॉयर फाइबर कहा जाता है। और उसका यूज ज़्यादातर कोकोपीट में मोस्टली अमाउंट जो हम कहें 70 to 50% जो अमाउंट है वो कोकोपीट के अंदर वो कोकोनट के जूट का मिलता है। उसके अलावा फिर काऊ का डंग होता है उसमें, और उसके अलावा जो है क्ले सॉइल वो मिलती है। तो इन सभी का जो है कॉम्बिनेशन है कोकोपीट। तो हल्की होती है ये फाइबर्स की वजह से, इसलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है इस तरह की सॉइल का। तो मुझे लगता है रूट कटिंग समझ आ गई है। एक बार आप देख लें ये लीफ कटिंग, जैसे कि ब्रायोफिल्लम की लीफ ली हुई है, और जैसे बताया आपको कि जो इनकी नोच हैं, जो खांच हैं, उन नोच और खांच से जो है ये प्लांट्स इमर्ज होते हैं। उसके बाद जब ये प्लांट निकल जाएंगे, थोड़े ग्रोथ कर जाएंगे, यहाँ से इनको काट लिया जाएगा और अलग अलग जो है इनको सॉन कर दिया जाएगा। हाँ जी, अगर पास पास से उगे रहे तो ये एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तो कंपटीशन जो है यहाँ कम हो जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ से इनको काट के रिमूव करके हम इनको अलग अलग पॉट के अंदर जो है सॉन कर देते हैं, बो देते हैं। ये दिखा रखा है ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम की लीव दिखाई हुई है, जैसे दिखा रखे लोब, ये 1 2 3 लोब हैं इसके अंदर, साथ साथ जो है अब इनमें से काफ़ी सारे, हाँ जी, लगभग इसका जो कलर है वो पिंक सा आपको दिखाई दे रहा है। इसका कॉज है, इसमें एंथोसाइनिन जो है इसकी लीफ में आ जाता है, इसकी वजह से इसका कलर लगभग पिंक कलर का नजर आता है। अब आपको बहुत सारे जो है स्प्राउटिंग होते हुए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूँ नए ऑफस्प्रिंग यहाँ बन चुके हैं। हाँ जी, अब इसमें आप सभी को पता है यहाँ जो लेमिना का लीफ मार्जिन था उसकी नोच या फरो में से निकलते हैं प्लांटलेट्स। यहाँ से जो निकलते हैं वो मिडरिब में से या लेटरल वेन्स में से या पिटियोल कहूँ, उस पिटियोल में से निकलते हैं। और ये है मदर, हाँ, मदर इन लॉस टंग, जिसे सासू माँ की जबान कहा जाता है, इसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत जगह इस प्लांट को सेंसिवेरा फैसिएट, हाँ, सेंसिवेरिया फैसिएटा नाम है इस प्लांट का। तो आपने देखा है कि जैसे इसकी जो लीव्स हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो इनको इस पोजीशन में लगाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इनको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाया हुआ है, क्षैतिज स्थिति में, हाँ जी लेटा हुआ है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर हम इनकी लीव्स को बात करें तो इस तरह से लगाया हुआ है, ये दिखाई दे रही है काफ़ी सारी लीव्स, इनकी कटिंग्स जो है काट के यहाँ लगाई हुई हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद अगर हमने इसमें जैसे मैंने कहा लीव्स का जो कटा हुआ जो पोर्शन है, उसे भी अगर हम उसी चीज़ में इंडोल ब्यूटारिक एसिड या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, वही रूटिंग हॉर्मोन्स हैं ऑक्सिन, उनके अंदर अगर डिप करके लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम इनको ही अब पॉट लेकर उनमें बो देते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे जो है इसके अंदर से काफ़ी बड़ा प्लांट बन चुका है। तो ये था कटिंग मेथड, बहुत इजी था, जितना पॉसिबल हो सकता था कटिंग को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक बार आप फिर भी सीन कर लें। जिससे हमारा स्टेम कटिंग हो चुका था, रूट कटिंग मैंने कहा पीसेस ऑफ रूट आर आल्सो हेल्पफुल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें मैंने सभी एग्जांपल काउंट करा दिए। सिट्रस लेमन है, इसके अलावा मैंने सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस लाइमेटा भी बोले हैं, हाँ जी, ऑरेंज है और मौसमी है। इसके अलावा जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं वो मैंने चेरी बताया, जिसको प्रूनस एवियम कहा जाता है, और भी इसमें मैंने गुआवा बताया, गुआवा का नाम है साइडियम गुआजावा। साइडियम की जो स्पेल है वो पी से स्टार्ट है, पी साइलेंट है, साइडियम गुआजावा अमरूद है, गुआवा। इसके अलावा एप्पल है, एप्पल सेब, जिसे पायरस मेलस कहा जाता था पहले, इसे मेलस प्लूमिला भी कहा जाता था। तो लेटेस्ट चल रहा है वो है मेलस डोमेस्टिका। तो अभी भी मोस्टली साइंटिस्ट जो है पायरस मेलस ही टर्म जानते हैं, तो पायरस मेलस टर्म का या पायरस मेलस ही बोलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए पायरस मेलस मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है। लीफ कटिंग, जैसे लिखा हुआ है लीफ कटिंग, ये दिखाया हुआ है लीफ कटिंग, तो लिखा हुआ है इन फ्यू प्लांट पीसेस ऑफ लीव्स आर आल्सो हेल्पफुल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और तीनों एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए हैं, बेगोनिया, सेम्पर, फ्लोरेंस, जिसे वैक्स बेगोनिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्रायोफिल्लम पिन्नेटम, जिसे कैलेंचोआ पिन्नेटा भी कहा जाता है, पत्थर चट्टा, सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा, जिसे मदर इन लॉज टंग
या स्नेक प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। जितने भी फैक्टर थे, फैक्टर अफेक्टिंग टू या अफेक्ट टू कटिंग, फैक्टर्स अफेक्ट टू कटिंग, इन सभी से मैंने आपको परिचित करवा दिया है। फिर भी मैं फॉर जो टर्म्स से अब आपके सामने आ चुके हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट था लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्टेम और रूट, पीसेस ऑफ स्टेम और रूट, जो हम इनकी लेंथ का, इनकी जो ग्रिथ या इनका थिकनेस है उसका हम बखूबी ध्यान रखें किस तरह की है, कितनी है। इसके अलावा एज ऑफ पेरेंट प्लांट, जैसे मैंने कहा कि हाईली मैच्योर नहीं होना चाहिए, सेनेसेंट फेज में नहीं जाना चाहिए प्लांट, या जो हम प्लांट पार्ट चूज कर रहे हैं, जो पीस चूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होना चाहिए, वुडी होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए बट मीडियम, इतना ज़्यादा यंग नहीं, बहुत ज़्यादा सेनेसेंट फेज में भी जाना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम और अगर बात करें तो मैंने बताया आपको एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी, जिस समय हम कटिंग प्रोसीजर जो है अपना रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस ड्यूरिंग कटिंग, कटिंग के टाइम, कटिंग प्रोसेस उसके टाइम जो है एनवायरमेंटल कंडीशन वो सूटेबल होनी चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉपर स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। हाँ जी, प्रॉपर स्प्राउटिंग के लिए ये सभी चीज़ें, मॉइस्चर, वार्मनेस और सफिशिएंट O2 इन सभी का होना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसमें मैंने बताया 2 बेंजीन है, 2 बेंजीन रिंग है एक साथ जुड़ी हुई है, वो नेफ्थलीन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं CH3COOH। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल का जो फॉर्मूला है उसमें एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ पेंटागोनल रिंग में एक एंड पे नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। हाँ जी, अब इंडोल जो है उसके एक जो, अगर नाइट्रोजन से हम कार्बन को काउंट करेंगे या रिंग को काउंट करेंगे, पेंटागोनल रिंग को, तो वहाँ थर्ड पोजीशन पे ब्यूटेरिक एसिड हमको चिपका देना है। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड CH3CH2CH2COOH। तो लिखा हुआ है रूट्स इंड्यूसिंग फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब प्लांट से, हार्मोन आप जानते ही हैं हाँ जी, जिनको स्टिमुलेटर कहा जाता है। हाँ जी, स्टिमुलेटर्स, उत्प्रेरक। तो फाइटो हार्मोन बोल दे, प्लांट हार्मोन बोल दे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल दे। यहाँ जो ये दोनों मैंने बोले हैं एग्जांपल, वो ऑक्सिन्स हैं दोनों ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेयरिंग। तो अब एक बार अच्छे से सीन कर ले लेयरिंग को। तो कोई पूछे कि क्या विभेदन है कर्तन और स्तरण में, हाँ जी, जिसे कलम लगाना और टीला दाब कहें, दोनों किस तरह एक दूसरे से जुदा हैं, तो बहुत इजी सा डिफरेंस है, इजीली आप डेफिनेशन से उसे समझ सकते हैं। एक बार आप प्रोसीजर देखें, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो पूछे व्हाट इज लेयरिंग, तो द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ रूट, रूट फॉर्मेशन, हाँ जी, वो आर्ट जो एडवेंटिशियस रूट है वो, हाँ जी, टैप रूट पहले से मौजूद है पेरेंट प्लांट के अंदर, तो अब जो रूट निकलेंगी वो एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपेगेशन। तो इजी सी डेफिनेशन थी, तो आप सभी एक बार सीन कर लें। हाँ जी, जो कायिक प्रवर्धन है उसके लिए जो जनक पादप है उसकी शाखा को उससे पृथक करने से पूर्व उसमें जो अपस्थानिक मूल हैं उनके निर्माण को कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जाता है। मैं कुछ इस तरह से कहूँ, हमको इसको प्रोपेगेट करना है, इस ब्रांच को प्रोपेगेट करना है, इस पेरेंट प्लांट की जो स्टेम ब्रांच है हमको इसको प्रोपेगेट करना है, बट हमको शुरुआत में ही इसको सेपरेट नहीं करना, डिटैच नहीं करना। हमको डिटैच कब करना है, जब हम इसमें से ये जो आर्टिफिशियली हम ये जो रूट है इसको इंड्यूस करवा लेंगे उसके बाद। जबकि हम कटिंग में क्या कर रहे थे, कटिंग में हम क्या कर रहे थे कि पहले इस स्टेम की ब्रांच को सेपरेट करते हैं या सेपरेट कर लिया, उसके बाद ये ब्रांच लेकर हम उसको सॉन करते हैं, उसके बाद रूट इमर्ज करवाते हैं, ऐसे ही। लेकिन हम यहाँ कटिंग्स के किस तरह से कटिंग से अंतर क्या है, क्या विभेदन है, वो आपको मुझे लगता है बखूबी समझ आ गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी
हाँ जी, कायिक प्रवर्धन हेतु मुख्य या जनक पादप से जो स्तंभ शाखा है उसे पृथक करने से पूर्व उसमें जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उनके निर्माण को कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जाता है। प्रक्रिया कहलाती है लेयरिंग। जी लिखा हुआ है कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। प्रक्रिया को स्तरण कह सकते हैं, हम दाब लगाना कह सकते हैं। तो अब लेयरिंग के भी हैं टाइप्स, 2। हाँ जी, आरबीएससी में 2 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है मॉन्ड लेयरिंग एंड सेकंड है एयर लेयरिंग, जिसे बूटी कहा जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मॉन्ड लेयरिंग इज टीला दाब लगाना, जिसे हम टीला दाब स्तरण भी कहते हैं। हाँ, जिसमें मिट्टी का टीला बनाया जाता है और जैसे बनाया हुआ है यहाँ। और एक है एयर लेयरिंग, जिसे हम वायु दाब लगाना भी कहते हैं या गुट्टी कहते हैं, गुट्टी बनाना या गुट्टी लगाना। तो क्या है अभी गुट्टी या एयर लेयरिंग, अभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और भी टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। 3 टाइप्स लेयरिंग के पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ सिंपल लेयरिंग भी एक टाइप है। कोई पूछे कि व्हाट इज अ सिंपल लेयरिंग, तो बहुत इजी से जवाब है, यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ टीला बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना बड़ा जो हमने यहाँ सॉइल का क्लस्टर बनाया है उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। ये सिंपल लेयरिंग ही है। मैंने इजीली जो है आपको सिंपल लेयरिंग समझ में आ जाए इसलिए मैंने 2 डायग्राम जो है चूज किए हुए हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सिंपल लेयरिंग देखने को मिलेगा। आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर सिंपल लेयरिंग को ही मॉन्ड लेयरिंग कहा गया है, बट मॉन्ड लेयरिंग है ये वाला, मॉन्ड लेयरिंग ये। अब क्या है ये मॉन्ड लेयरिंग, अब इसका जिक्र करेंगे। तो कोई पूछे व्हाट इज मॉन्ड लेयरिंग, तो पहले किस तरह के प्लांट्स के लिए मड लेयरिंग यूजफुल है मैं आपको वो बता देता हूँ। हाँ जी, मड लेयरिंग इज यूजफुल फॉर दोज प्लांट्स हैविंग थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। हाँ जी, जिनमें थिन और सॉफ्ट स्टेम मिलेंगे, दैट मीन हर्बेशियस प्लांट्स का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, शाकीय पादपों का। हाँ जी, जो हरे होंगे नेचर में और काफी कोमल या मृदु होंगे, पतले जिनके स्टेम होंगे, सीधे सीधे कहूँ तो थिन ब्रांचेस जो हैं आपको दिखाई दे ही रही है, काफी पतली सी ब्रांच है, काफी सॉफ्ट है, पूरा हर्बेशियस प्लांट है, इजीली मुड़ सकती है। तो ऐसा मॉन्ड लेयरिंग किन प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें हम जनरली इस तरह का करवाते हैं प्रोसीजर। तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल बोला था एपिपिमनम ऑरियम, तो मुझे लगता है याद है आपको, मनी प्लांट। इसके अलावा फ्रिगेरिया वेस्का जो हमने स्ट्रॉबेरी के अंदर, हाँ जी स्ट्रॉबेरी जिसको कहते हैं, स्टोलन में कर लिया है हमने ये। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं जिनमें आपके पहले भी कर लिया है, जैसे जैस्मीनम ग्रैंडीफ्लोरम जिसे हम चमेली कहते हैं। इसके अलावा जैस्मीनम सैम्बैक जिसे मोगरा कहा जाता है। और यहाँ एग्जांपल हम जो पढ़ेंगे वो है रूबस इडियस, जिसे रूबस इडियस को रसबेरी या रसभरी भी कहा जाता है। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है वो है वाइटिस विनिफेरा, अंगूर। जी, अंगूर की बेल को भी जो है इस तरह से हम मॉन्ड लेयरिंग, हाँ पतली होती हैं। जितने ही मैंने नाम बोले मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार आप सीन कर लें। एपिपिमनम ऑरियम, हाँ जी मनी प्लांट है। सेकंड जो मैंने बोला फ्रिगेरिया वेस्का स्ट्रॉबेरी है। इसके बाद जैस्मीनम ग्रैंडीफ्लोरम जिसे चमेली कहते हैं, जैस्मीनम सैम्बैक जिसे मोगरा कहा जाता है। इसके अलावा जो मैंने बोले रूबस इडियस, रूबस को हम रसबेरी या रसभरी कहते हैं। इसके अलावा वाइटिस विनिफेरा मैं यहाँ बोल चुका हूँ, अंगूर। तो जितने एग्जाम्पल थे मैंने उन सभी से आपको परिचित करवा दिया है। ये क्या लिखा हुआ है अभी उसको आप सीन ना करें, आप डायग्राम देखें, बहुत इजीली आपको ये याद होने वाला है क्या लिखा हुआ है। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो अगर जहां से हमको रूट का फॉर्मेशन इंड्यूस करवाना है, हम वो वाली जो ब्रांच है बॉटम वाली, उस सॉफ्ट ब्रांच को जो है बैंड करते हैं और उसका जो बीच वाला जो पार्ट है, टर्मिनल वाले जो एपिकल वाला जो पोर्शन है उसको बाहर निकाल देते हैं सॉइल से। जो मिड वाला पोर्शन है उसके 1 और फ्यू नोड्स, कुछ 1 या 2 नोड्स जो है हम सॉइल के अंदर जो है हम दबा देते हैं, उस सॉइल से कवर कर देते हैं। अब यहाँ इस मॉन्ड की जरूरत नहीं है तो मैंने बना दिया है ताकि आपको
पता लग जाए भाई मॉडल लेयरिंग ये नहीं है, वास्तविकता में इसको सिंपल लेयरिंग कहते हैं। मॉड तो हम यहाँ बना रहे हैं, सॉइल का क्लस्टर तो हम यहाँ बना रहे हैं। तो इस ये क्या है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब ये ब्रांच वापस ऊपर ना निकले, इसके लिए हम क्या करते हैं, वायर की क्लिप्स बनाते हैं जिनको वायर पैक कहते हैं, खूंटी। और हाँ जी, स्टील का वायर ले लिया, उसको छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया, उसको बैंड कर लिया, क्लिप्स बना ली कुछ इस तरह के हुक, और इस हुक को जो है हम इस हुक से इस ब्रांच को यहाँ सेट कर देते हैं और उसके बाद इसको मिट्टी से ढक देते हैं। हाँ जी, प्रेशर ताकि ब्रांच का वापस ऊपर इसको ना धकेल दे, मिट्टी हट ना जाए। उसके बाद हम इस पे वाटरिंग करते हैं, हाँ जी, पानी देते हैं। तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद, कुछ दिन कितने, लगभग अप्रोक्सीमेट 2 वीक्स के आसपास, या कहूँ 14 डेज 15 डेज के आसपास यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स जो है इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद हम यहाँ से सेपरेट करेंगे इनको। तो इतना आपको समझ आ गया था, मुझे मालूम है। उसके बाद 14 डेज के वेट के बाद जब यहाँ से रूट निकल जाएंगी, यहाँ से सेपरेट करके डिटैच करके इस जो ऑफस्प्रिंग बनी है, न्यू प्रोजेनी बनी है, यंग प्लांट बनाए, इसको यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह लगा देंगे ताकि दोनों में कंपटीशन ना हो। किस चीज के लिए कंपटीशन, मिनरल्स के लिए, वही वाटर के लिए, लाइट के लिए, तो एक दूसरे से कंपटीशन से बच सके। अगर हम अब यहाँ बात करें तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी, ये मेन प्लांट है, ये भी मेन प्लांट है। हाँ जी, यहाँ ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है, यहाँ ये बॉटम वाली ये ब्रांचेस है। मान लीजिए कि ये थोड़ी टाइट है, टफ है, ब्रांच मुड़ नहीं रही है, नीचे बैंड नहीं हो रही, तो अगर बैंड करते हैं तो टूट जानी है। तो उस स्थिति में हम क्या करें, इसके चारों तरफ ये केवल तभी पॉसिबल है जब ब्रांचेस थोड़ी नीचे हों। अगर हाँ जी, श्रब वाले पोर्शन, अगर हम कोई श्रब लेके चल रहे हैं, ये हर्बेशियस प्लांट लेके चल रहे हैं, तभी पॉसिबल है। अगर ट्री की बात करें जैसे सेब का, चेरी का, लीची का, तो इनमें पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो फिर इनके लिए आएगी एयर लेयरिंग, जिसे गुट्टी कहते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो जो बॉटम वाली जो ब्रांचेस हैं, जो लगभग सॉइल के ग्राउंड लेवल के जस्ट पास हैं, वहां तक हम मिट्टी का, सॉइल का क्लस्टर बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं, जिसे मॉन्ड कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मृदा दाब लगाना या मिट्टी का दाब लगाना, इस विधि को बोला जा रहा है। अब हम वही चीज वाटरिंग करेंगे प्लांट, ताकि इसमें से जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकल के आ सके। वही हम 14 डेज का वेट करेंगे। उसके बाद 14 डेज के बाद हम इसको सॉइल के क्लस्टर को हटाएंगे। इतने में ये एडवेंटिशियस रूट इमर्ज हो चुकी होंगी यहाँ पे। फिर इसको यहाँ से सेपरेट करेंगे मेन प्लांट से, और वही डिटैच करके कहीं और उनको लगा देंगे। क्यों? ताकि दूसरा प्लांट बन सके, इसलिए। हाँ जी, ऑफ स्प्रिंग बना ली थी हमको, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो मेन प्लांट जैसे देख लिया आपने, ये मेन प्लांट था। सीडलिंग ये आपको दिखाई दे गई, यहाँ ये सीडलिंग है, यहाँ ये वाली सीडलिंग है, ये भी सीडलिंग है, जिसमें से ये रूट निकलेंगी, ये सब सीडलिंग है। मॉन्ड का मतलब सॉइल का क्लस्टर था, मिट्टी थी, मिट्टी का जो टीला था, मिट्टी का टीला। वायर पैक वो केवल यही काम आया है, वायर का पैक यहाँ जरूरत थी नहीं। ये वायर पैक, हाँ जी, वायर की खूंटी, तार से बनी हुई खूंटी, हुक कह दें हम। और यहाँ जो थे 1 या 2 नोड, यहाँ भी जो नोड्स हैं उन्हीं से ही जो है ये एडवेंटिशियस रूट इमर्ज हुई है, निकली हैं। तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया है मुझे लगता है। और 3 टाइप्स की आपको लेयरिंग भी समझ में आ गई है, मॉड लेयरिंग, एयर लेयरिंग के अलावा सिंपल लेयरिंग। मॉड लेयरिंग ये है। तो अब आपको प्रोसीजर पढ़े, बहुत इजी सा प्रोसीजर, समझ आ जाना है, मुझे मालूम है, वन टाइम में। इन दिस मेथड, हाँ जी, इस मेथड में क्या कर रहे थे, रूट फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय कवरिंग 1 और फ्यू नोड्स इनटू सॉइल। सॉइल के हमने अंदर 1 या 2 नोड हमने दबा दिए, दोनों ही मेथड में, सिंपल वाले में भी, और हम सिंपल वाले मेथड के अंदर भी दबा चुके थे, और हम यहाँ भी 1 या 2 नोड जो है हम यहाँ भी दबा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ दिन का इंतजार करेंगे। कुछ दिन कितने, वही 14 डेज या 2 वीक्स का। रूटेड ब्रांच, अब जिनमें से रूट निकल चुकी हैं, जैसे आप देखेंगे अब यहाँ ये रूट निकल चुकी है, यहाँ ये रूट निकल चुके हैं, इन रूटेड ब्रांच को यहाँ से सेपरेट करेंगे। डिटैच करने के बाद, पेरेंट प्लांट से डिटैच करने के बाद इनको ग्रोन कर दिया जाएगा सॉइल में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रूटेड ब्रांच इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन इनटू सॉइल। बहुत इजी सा प्रोसीजर था, इजीली आपको लर्न हो गया होगा मुझे लगता है। और एग्जाम्पल में पहले ही बता चुका हूँ, एपिपमनम ऑरियम, फ्रेगेरिया वेस्का, जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मीनम सैम्बैक,
रूबस इडियस और वाइटस विनिफेरा। तो मुझे लगता है इजीली लर्न हो गए हैं। सभी हर्बेशियस प्लांट का मैं जिक्र कर चुका हूं। बट अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग और मड लेयरिंग कैसे एक दूसरे से जुदा हैं, हाँ जी, और क्या जरूरत पड़ी इस एयर लेयरिंग की, मड लेयरिंग से काम नहीं चल रहा था। तो बहुत इजी सा इसका जवाब है। तो जैसे कि आप फर्स्ट जो पॉइंट है उसको अगर आप सीन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ इजीली सीन हो रहा है। पहले वाला अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो वहां मैंने बोला यूजफुल फॉर, हाँ जी, जो मड लेयरिंग है, मड लेयरिंग इज यूजफुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट हैविंग थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। जबकि यहां हम बात करें तो थिक एंड हार्ड स्टेम है, हाँ जी, यूजफुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट हैविंग थिक एंड हार्ड स्टेम एंड वुडी इन नेचर। जबकि वो हर्बेशियस थे नेचर में, ये वुडी हैं। वो पतले थे, ये मोटे हैं। वो सॉफ्ट थे यानी कोमल थे, मृदु थे, ये हार्ड है यानी कि बहुत ज्यादा कठोर है। वो शाकीय थे, हर्बेशियस थे, ये वुडी हैं, काष्ठीय हैं। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो काफी सारे ट्री हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं अब वो बॉटम से नहीं निकलती, हाँ जी, वो उसमें कुछ जो अब तक हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड लेवल के पास है तो मिट्टी का टीला बना दिया और वहां पे वाटरिंग करने के बाद वो ब्रांच उसके अंदर आ गई सॉइल में और वहां से कुछ टाइम बाद रूट निकल जानी है। लेकिन अब यहाँ हम क्या करते हैं, ट्री है तो काफी ऊंचा है, इसकी जो एरियल ब्रांच है वो ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर है, तो अब वहां पॉसिबल नहीं है मॉन्ड बनाना। और ना उसको अगर टफ है, हार्ड है, इसको बैंड किया तो ये टूट जानी है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करते हैं, यहाँ रिंग बनाते हैं। रिंग किस चीज की, जो बार्क है उसकी रिंग को रिमूव करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव। तो यहां से बार्क टिश्यू रिमूव करते हैं। बार्क का मतलब क्या है, जनरली जो है बार्क को पेरिडर्म बोलते हैं, पेरिडर्म। बट कुछ साइंटिस्ट बार्क को एपिडर्मिस से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक का हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ हम जो रिमूव करेंगे बार्क में वो, हाँ जी, अब हम क्या छोड़ देते हैं, हम जो कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, उसके अंदर जितना भी हिस्सा है, जो सेकेंडरी जाइलम वाला पोर्शन है और मेडुला है, वो वाला पोर्शन यहाँ से छोड़ देते हैं। बाकी जो है सब रिमूव कर देते हैं एपिडर्मिस से लेकर, हाँ जी, एपिडर्मिस से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक का जो एरियल ब्रांच थी उसका जो, हाँ जी, जो एरियल ब्रांच है तो उसका बेस वाला जो पोर्शन है उसके पास से हम क्या करते हैं, वो बार्क है या गिर्डल बना देते हैं, हाँ जी, जिसे मेखला कहते हैं, एक वलय बना देते हैं इसके चारों तरफ। तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये जो बीच में बचा हुआ है, अब यहाँ केवल सेकेंडरी जाइलम बचा हुआ है और मेडुला बचा हुआ है इसके अंदर। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। मेन प्लांट दिखाई दे रहा है, एरियल ब्रांच ये दिखाई दे रही है, बार्क्ड जो है बार्क टिश्यू रिमूव यहाँ से हटा लिया हमने वो। तो और प्रोसेस के अंदर लिखा भी हुआ है इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क, इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क और ग्रिड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क, वही कहां से कहां तक की, एपिडर्मिस से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक की, इज रिमूव्ड और गर्डल कर ली जाती है, मेखला बना दी जाती है। कहां पे, जो एरियल ब्रांच है उसके बेस पर। तो लिखा हुआ है एट द बेस ऑफ एन एरियल ब्रांच। अब हमने इतना तो कर लिया है, अब उसके आगे क्या किया जाएगा, तो जो कटा हुआ है गिर्डल पोर्शन है, बार्क जहां से रिमूव कर दी गई है, उस पोर्शन को हम मॉइस्ट कॉटन से, मॉइस्ट मॉस बोलूं ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ, हाँ जी, वही मॉस प्लांट हैं जिनमें हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में और वाटर को जो है ज्यादातर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है कॉटन से ज्यादा। ग्राफ्टिंग क्ले से हम इसको कवर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉइस्ट मॉस से हम इसको कवर कर दें, तो मॉइस्ट कॉटन या ग्राफ्टिंग क्ले से हम इसको कवर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा मॉइस्ट मॉस से कवर कर दें, इसको पानी दे दें, अच्छे से इस पे पानी डाल दें, उसके बाद इसको रैप कर दें पॉलीथीन से। लिखा हुआ है पॉलीथीन टाइड टू रिटेन मॉइस्चर, ताकि इसी के अंदर मॉइस्चर बना रहे, इसलिए हम इसको रिटेन का मतलब इसी में रहे, मॉइस्चर बना हुआ, नमी इसी में बनी रहे, इसलिए पॉलीथीन से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। तो बहुत इजी था, लिखा हुआ है इन दिस मेथड अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड और गिर्डल एट द बेस ऑफ एन एरियल ब्रांच एंड देन
girdle portion is covered with moist moss and then wrapped with polythene. तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है in this method a ring of bark यानी कि एपिडर्मिस से लेकर सेकेंडरी फ्लोएम तक is removed or girdle at the base of an aerial branch. तो ये चीज आपको समझ आ गई. The girdle portion जो हमने girdle कर दिया है वो is then covered with moist moss. अब इसको हम कवर कर देते हैं moist moss से and moist clay बोल दे, grafting clay बोल दे, moist cotton बोल दे, इनसे कर सकते हैं. And wrapped with polythene sheet and आफ्टर अ फ्यू डेज. जैसे हम वहां अगर बात करें थे तो 2 वीक्स के अप्रोक्सीमेट यानी कि 14 डेज हाफ मंथ हो जाए, तो यहाँ लगभग 1 और 2 मंथ के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, 4 to 8 मंथ. हाँ जी, अब ये हार्ड पोर्शन है, वुडी प्लांट है, तो अब यहाँ से रूट निकलने में टाइम लगेगा. तो लिखा हुआ है जैसे आफ्टर अ फ्यू डेज 4 to 8 वीक्स, वही अब रूटेड ब्रांच इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन टू सॉइल. तो लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है जी. पेरेंट प्लांट से इसको सेपरेट कर लेंगे, जब इसमें से ब्रांचेस निकल जाएंगी उसके बाद हम उनको बो देंगे इजीली. और जितने एग्जांपल हैं आप अगर देखेंगे तो सभी मैंने वुडी प्लांट्स के लिखे हुए हैं. अब इनकी अगर ब्रांच को हम बैंड करें मॉड लेयरिंग के लिए या सिंपल लेयरिंग के लिए तो टूट जानी है. लीची वाले जैसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में. हाँ जी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें काफी देखने को मिला है. लीची का एग्जांपल, प्यूनिका ग्रेनेटम अनार का, पोमीग्रेनेट का एग्जांपल. तो मैं जो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं मैं बोलता हूँ. सिट्रस लिमोन है, सिट्रस लिमोन, लेमन कहा जाता है, नींबू. सिट्रस रेटिकुलेटा है जिसे ऑरेंज संतरा कहा जाता है. सिट्रस लाइमेटा जिसे मौसमी कहा जाता है. हाँ जी, मौसमी का जूस जो पीते हो वही मौसमी. इसके अलावा भी यहाँ और जो लिखे हुए हैं वो मैंने बोल ही दिए. लीची साइनेंसिस है, लीची का नाम इजीली लर्न हो जाएगा, लीची साइनेंसिस. प्यूनिका ग्रेनेटम है, प्यूनिका ग्रेनेटम जो है अनार को, पोमीग्रेनेट को कहा जाता है. साइडियम गुआजावा आप लिख सकते हैं. अमरूद भी यहाँ आप चेरी लिख सकते हैं, जैसे चेरी को वही टूनस एवियम कहते हैं. यहाँ एप्पल लिख सकते हैं. तो और भी मैंने एग्जाम्पल बोल दिए. पायरस मेलस एग्जाम्पल है, एप्पल का नाम आप सब जानते हैं. तो मैंने जितने एग्जांपल बोले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. सिट्रस लिमोन लेमन कहा जाता है. सिट्रस रेटिकुलेटा ऑरेंज कहा जाता है. सिट्रस लाइमेटा यहाँ लिखा नहीं, मैंने बोला, जिसे मौसमी कहा जाता है. लीची साइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस कहें जिसे लीची कहा जाता है. प्यूनिका ग्रेनेटम जिसे पोमीग्रेनेट कहा जाता है. साइडियम गुआजावा भी मैंने बोला, साइडियम गुआजावा गुआवा है. मैंने चेरी बोली, टूनस एवियम नाम है चेरी का, तो आप चेरी लिख सकते हैं. पायरस मेलस है, एप्पल कह सकते हैं, सेब. तो बहुत इजी प्रोसेस था. क्या था, एक बार ओरिजिनल आप चाहें तो सीन कर ले, मुझे लगता है, बट जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन इससे और जल्दी समझ आ जाएगा. एक बार आप देख लें. हाँ जी, अब ये ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि चमेली का जो है वो चमेली की जो ब्रांच है बॉटम वाली उसको बैंड किया हुआ है नीचे. अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. ये है वायर पैच या वायर पैड, खूंटी जिसको कह रहे हैं, स्टील की खूंटी. तो स्टील के वायर की खूंटी बनाकर हम इस तरह से इसको इसके अंदर लगा देते हैं. और ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है, जो है सॉइल को रिमूव किया हुआ है पहले, और इसको जो है बैंड करके इसमें वायर पैच से इसको जो है फिक्स कर दिया गया है. अब इसके बाद जो है यहाँ पे अब वही सॉइल से इसको कवर कर देंगे 1 और 2 नोड्स. कुछ दिनों बाद यहाँ से अब वही चीज, कुछ दिन कितने वो अब आपको मालूम है, 14 डेज अप्रोक्सीमेट 2 वीक्स में यहाँ से रूट इमर्ज हो जानी है. उसके बाद पेरेंट प्लांट से इसको सेपरेट करके हम किसी भी दूसरी जगह ग्रो करवाने के लिए जो है सॉइल में सोन कर देंगे, बो देंगे. तो ये ओरिजिनल जो है एयर लेयरिंग, जिसे हम गुट्टी कह रहे थे. क्यों कहते हैं गुट्टी, तो इसमें गुट्टी बनती है ये जो, हाँ जी, ये गुट्टी, इसकी वजह से हम इसको जो हमने वैसे ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल है, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है. हमने अभी एक डायग्रामेटिक भी देखा था, वहां भी आपको इजीली नजर आ रही थी. तो क्या था प्रोसेस, जैसे कि आप सभी को पता है, a ring of bark is removed or girdle at the base of
एरियल ब्रांच, हाँ जी वो आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हमने एरियल ब्रांच से जो बार्क थी उसकी एक रिंग उसको रिमूव कर दिया है, इसको गर्डल बना दिया है, इसको मेखलाकार जो है बना दिया, इसकी मेखला को हटा दिया है। अब जो गर्डल पोर्शन है उसको हमने अब मॉस से यहाँ दिखाया हुआ है, इस मॉस से पॉलिथीन में बांध कर इस मॉस को रैप कर दिया गया है। हाँ जी ये ले लिया है, मॉइस्ट मॉस ले लेते हैं जैसे बताया गया, उससे कवर कर देते हैं, या मॉइस्ट जो है कॉटन से कवर कर देते हैं, या ग्राफ्टिंग क्ले से। उसके बाद पॉलिथीन से रैप कर देते हैं, इसको पॉलिथीन से बांध देते हैं जैसे ये दिखा रखा है, मॉइस्चर जो है ताकि रिटेन रहे, इसमें बना रहे। अब कुछ दिन बाद कितने वो आपको मालूम है बखूबी, 4 to 8 वीक हैं। 4 वीक का मतलब हो गया 1 मंथ, 8 वीक का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 2 मंथ। तो वुडी प्लांट में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 1 या 2 महीने बाद अब हम यहाँ इसको रिमूव करेंगे, जैसे अमरूद का दिखाया हुआ है, गुआवा का दिखाया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल में मेंशन नहीं किया हुआ था, तो ये गुआवा आपको दिखाई दे रहा है, गुआवा की जो है लीव्स दिखाई दे रही है यहाँ। तो और यहाँ से इसको पेरेंट प्लांट से सेपरेट करेंगे, और जब इसमें रूट निकल जाएंगी इसको फिर किसी दूसरे प्लेस पर जो है लगा दिया जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस से दोनों ही, और मुझे लगता है आपको जो लेयरिंग थी वो बहुत इजीली समझ आ गई है। हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं अपना, वो है ग्राफ्टिंग। हाँ जी कोई पूछे कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग, तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही एंटीक, बहुत ही बेहतरीन विधि है कायिक प्रवर्धन की। आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन चल रहे हैं उनका बहुत ही एक असामान्य, एक विशेष, मैं कहूँ एक ऐसा तरीका है जिससे एक एंटीक प्लांट बनाया जाता है। हाँ जी जिसमें 2 डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या मैं कहूँ ट्रेट्स को असेंबल करके एक ही प्लांट्स के अंदर लाया जाता है। हाँ जी जो 2 प्लांट हैं वो प्लांट डायकोटिलीडनस प्लांट होने चाहिए और उनमें वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होनी चाहिए। डायकोटिलीडनस प्लांट द्विबीजपत्री जिनमें संवहनी पूल या संवहनी एधा मौजूद होनी चाहिए। उन पादप, दोनों पादपों के लक्षणों का समावेश एकल पादप में किया जाएगा। अब जो एक प्लांट बनेगा, जो हमने नया प्लांट बनाया है, उसमें 2 पादपों के लक्षणों का समावेश होगा, वो ग्राफ्टिंग से पॉसिबल है। हाँ जी तो हम नींबू के पेड़ पर संतरे उगा सकते हैं तो आप जानते हैं सब ऐसा पॉसिबल है। एक ही आम के पेड़ पर अलग अलग तरह की वैरायटी के मैंगो उगा सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। एक ही गुलाब के पेड़ पर डिफरेंट जो है वैरायटीज के जो है हम गुलाब, रोज जो है उस आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के गुलाब आपने देखे होंगे। एक ही प्लांट के ऊपर भी पॉसिबल है। इस तरह की जो विधि है जिसके थ्रू अलग अलग जो है प्लांट की क्राफ्टिंग की जाती है। गार्डन्स में अगर आप जाएंगे तो वो भी अलग अलग तरह के जो है डिजाइन बनाए जाते हैं, नेट का जैसा उनके जो है ट्विग्स को मिलाकर जोड़कर, तो वो भी ग्राफ्टिंग का ही जो है तरीका है। ग्राफ्टिंग के थ्रू ही वो क्राफ्ट किए जाते हैं। हाँ जी बहुत एंटीक जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ आपको इस तरह के क्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे प्लांट्स के। तो मैं यहाँ सीधे प्रोसीजर की तरफ मूव करता हूँ। तो पूछे कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग, हाँ जी डिफाइन करें ग्राफ्टिंग को, क्या है ग्राफ्टिंग। हाँ जी रोपण विधि जिसको मैं बार बार कह रहा था, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है असेंबल ऑफ ट्रेट्स ऑफ 2 क्लोजली रिलेटेड। 2 क्लोजली का मतलब, क्लोजली रिलेटेड का मतलब यहाँ बहुत ही निकट वाले। हाँ जी जैसे नींबू पर हम संतरा तो उगा सकते हैं, संतरा के ऊपर नींबू उगा सकते हैं, लेकिन संतरा या नींबू वाले पेड़ पर अब तरबूज उगाना लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि फैमिली जो है वो रिलेट नहीं करती, वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है अलग हैं। हाँ जी एक कुकर बिट्टेसी फैमिली का मेंबर हो गया सिट्रुलस लेनिटस नाम है, जिसको वाटरमेलन कह रहे हैं हम, और एक रूटेसी फैमिली का मेंबर हो गया जिसको हम लेमन कह रहे हैं, सिट्रस लिमोन नाम है। लेकिन हाँ जी अब सिट्रस लिमोन के ऊपर सिट्रस रेटिकुलेटा जो है उसको लगाना पॉसिबल है। दोनों की फैमिली सेम है, रूटेसी फैमिली है। तो ये है क्लोजली रिलेटेड जो प्लांट हैं, उनके लगभग जीनस एक जैसे हों। जीनस अगर रिजेम्बलेंस नहीं रखते
तो फैमिलीज जो है उनकी एक जैसी होनी चाहिए। तो मोस्टली तो जीनस जो है लगभग एक जैसे होने चाहिए। वैरायटी जो है वो डिफर हो सकती हैं, तो मोस्टली अलग अलग तरह की वैरायटी जो है उनको असेंबल किया जाता है। तो मैं फिर से अपनी डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। असेंबल ऑफ ट्रेड्स ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडनस प्लांट हैविंग वैस्कुलर कैम्बिया। हाँ जी, तो अभी मैंने यही सी बात की चर्चा की, बिना वैस्कुलर कैम्बियम के दो प्लांट्स का जुड़ना या असेंबल होना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इजी परिभाषा थी, मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं। संवहनी एधायुक्त द्विबीजपत्री पादप जो दोनों एक दूसरे के निकट संबंधी है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं। वैस्कुलर कैम्बियम युक्त दो निकट संबंधी द्विबीजपत्री पादपों के विशेषकों का समावेश। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं हिंदी में। संवहनी एधा युक्त दो निकट संबंधी द्विबीजपत्री पादपों के विशेषकों, जिनको लक्षण कह दें हम, ट्रेट्स का मतलब विशेषक से है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, उनका समावेश एक ही पादप में करना, ये प्रोसीजर कहलाता है ग्राफ्टिंग। अब क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाना है, मुझे पता है। ये लीजिए, आप गौर से देखेंगे इसको तो आपको दिखाई देगा कि आपको ट्वीट जो है इसमें टू प्लांट्स नजर आ रहे हैं। एक तो ऊपर वाला इसके जस्ट ये है, एक इसके जस्ट नीचे वाला जहां ये स्लिट बनी हुई है, दरार बनी हुई है, एक इसके नीचे। तो ग्राफ्टिंग के अंदर टू प्लांट पार्ट्स का यूज किया जाता है। इसमें जो बॉटम वाला है, लोअर वाला पार्ट है, उसे स्टॉक कहा जाता है, STOCK स्टॉक। हाँ जी, स्कंद भी कह देते हैं, कई जगह स्कंद लिखा हुआ हिंदी में, और जनरली आपको हिंदी में भी आरबीएससी की बुक में स्टॉक ही लिखा मिलेगा। इसको कल्म या शियोन कहते हैं, SCION शियोन। जो अपर, जो हमारी ब्रांच थी, अपर जो प्लांट पार्ट था वो शियोन था, जो टॉप पे था वो शियोन था, और जो बॉटम में लोअर पार्ट है वो आपका स्टॉक है। स्टॉक में जो ग्राफ्टिंग में काम आ रहे हैं स्टॉक और शियोन। जो स्टॉक की खासियत है वो अब क्या है, जो हाँ जी बॉटम में आप सभी को पता है कि नीचे वाले पोर्शन में रूट आएंगी, तो ये रूट सपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें रूट सपोर्टिंग पोर्शन जो होगा जिस प्लांट पार्ट में, उसे स्टॉक कहा जाएगा। तो ये रूट सपोर्टिंग पोर्शन हो गया, ये शूट सपोर्टिंग पोर्शन है। हाँ जी, अब इसकी रूट हाईली डेवलप होगी और हाँ जी एफिशिएंट रूट सिस्टम मिलेगा जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगा। नीचे वाले प्लांट का इतना मजबूत होना जरूरी है कि जिस एटमॉस्फेयर में या जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहा हो उससे उसके जो आसपास जो डिजीज करने वाले, डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं या अलग अलग तरह के पेस्ट हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, इंसेक्ट हैं, उन सब से इसमें लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो हाँ जी, मैं सीधे सीधे कहूँ, इसकी रेजिस्टेंट जो पावर है डिजीज के लिए और पेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये ऐसी जो पावर देखने को मिलती है या इस तरह की स्टैमिना, इस तरह के जो फिजियोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं वो जनरली वाइल्ड वैरायटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक कोई पूछे तो व्हाट इज स्टॉक, तो यहाँ सीधा सीधा जवाब दे दिया गया है। स्टॉक क्या है कोई पूछे तो इन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग रूट सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ वन प्लांट। हाँ जी, ये रूट सपोर्टिंग पोर्शन है एक प्लांट का which belongs to wild variety and having resistant trait from disease and pest। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, मुझे पता है इजीली समझ आ रहा है। कोई पूछे व्हाट इज स्टॉक, तो स्टॉक फिर से सुन लें, इन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया, बॉटम में या लोअर वाला पोर्शन है वो यूज में आ रहा है, उसे स्टॉक कहा जा रहा है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग रूट सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ वन प्लांट एंड बिलोंग्स टू वाइल्ड वैरायटी एंड विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू डिजीजेस एंड पेस्ट एंड हैविंग एफिशिएंट रूट
सिस्टम, इसके अंदर बहुत अच्छा रूट सिस्टम मिलेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया, इजी सा जवाब था स्टॉक का। रूट सपोर्टिंग सिस्टम है, हाँ जी, और वाइल्ड वैरायटी से रिलेट करता है। जो डिजीज हैं और पेस्ट हैं उनसे लड़ने की काफ़ी रेजिस्टेंस जो पावर है काफ़ी अच्छी है, स्टेमिना काफ़ी अच्छा है। पजेस एफिशिएंट रूट सिस्टम, हाँ जी, इसके अंदर काफ़ी अच्छा रूट सिस्टम मिलेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। तो मुझे लगता है स्टॉक इजीली समझ आ गया है, लेकिन इसमें हाई प्रोडक्शन एबिलिटी ना भी हो या क्वालिटी इसके जो फ्रूट्स हैं उसकी अच्छी ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब ये फ्रूट नहीं बनाएगा, जो प्रोडक्शन है ये वाला पार्ट नहीं करने वाला, प्रोडक्शन करेगा ये वाला पार्ट, जिसकी जो बर्ड है ये इमर्ज होंगी अभी और इनसे जो है न्यू ब्रांचेस बनने वाली हैं। इस शियोन को अगर डिफाइन किया जाए कि पूछे व्हाट इज शियोन, तो इन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग शूट सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ अदर प्लांट, एक प्लांट पार्ट ये हो गया, एक प्लांट पार्ट ये हो गया, ये रूट सपोर्टिंग पोर्शन था एक प्लांट का, ये शूट सपोर्टिंग पोर्शन है, एंड पजेस बेटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाई प्रोडक्शन एंड हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, हाई प्रोडक्शन एबिलिटी होनी चाहिए ऊपर वाले की। तो मुझे लगता है इजीली आपको जो स्टॉक और शियोन थे, दोनों जो पार्ट थे ग्राफ्टिंग में जो काम आने थे और उनसे एक ही प्लांट बनना था, दोनों आपको बखूबी समझ आ गए हैं। हम चलते हैं इसके टाइप हैं, हाँ जी, अब ग्राफ्टिंग के भी टाइप। तो एक बार आप सीन कर लें टाइप करने से पहले और एग्जांपल करने से पहले। असेंबल ऑफ ट्रेड्स ऑफ टू closely related dicotyledonous plant having vascular cambia process is called grafting. Two plant parts are used in grafting, stalk and shion. Stalk in process of grafting, rooted supporting portion या root supporting portion of one plant, इसका root को support कर रहा है, इसका shoot को support कर रहा है, and belongs to wild variety. Wild variety है जिसके अंदर resistant power है, किससे, एक तो disease से और एक pest से, इनके प्रति प्रतिरोधकता है या प्रतिरोधक क्षमता इसमें मौजूद है। एंड पजेस एन एफिशिएंट रूट सिस्टम, काफी अच्छा मूल तंत्र मिलेगा, जड़ वाला तंत्र काफी अच्छा मिलेगा, ताकि ये जो जल है और जो खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, उनको अवशोषित कर सके। मैं शियोन एक हो गया स्कंद, एक हो गया कल्म, शियोन स्टॉक शियोन। इस प्रोसेस जो है इन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग या रोपण की प्रक्रिया में जो शूट सपोर्टिंग जो पोर्शन है अदर प्लांट का, उसे हम शियोन कहेंगे। और बता ही दिया है इसमें बेटर क्वालिटीज मौजूद होंगी, अच्छा प्रोडक्शन जो है करने की एबिलिटी मौजूद होगी, सीधे सीधे कहें पजेस बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स। तो ऊपर वालों के अगर स्टॉक में हम लेके चले तो हम देसी मैंगो ले सकते हैं, हम देसी रोज ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें शियोन की, तो अगर हम देसी मैंगो लेके चल रहे हैं नीचे बॉटम में स्टॉक जो है, तो शियोन हम अल्फांसो मैंगो, सफेदा मैंगो या दशहरी सबसे पॉपुलर है, दशहरी मैंगो जो है हम उसके ऊपर शियोन के रूप में लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि रोज जो है, अगर हम देसी रोज लेके चल रहे हैं तो उसके ऊपर हम अलग अलग जो है कलर के इंग्लिश रोज जो है वो लगा सकते हैं। तो देसी मैंगो और देसी रोज तो हुए स्टॉक, और जो दशहरी मैंगो या अल्फांसो मैंगो मैंने कहा और इंग्लिश रोज वो हो गए शियोन। अब इतना आपको पता लग गया कि मैंगो और जो है रोज में हो सकता है पॉसिबल। इसके अलावा भी आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिट्रस लिमोन, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, नींबू के ऊपर संतरा और उगा सकते हैं आप, तो नींबू वाला पेड़ मान ले आप स्टॉक, और उसके ऊपर संतरा जो है वो शियोन के फॉर्म में उग सकती है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, सिट्रस लिमोन, सिट्रस रेटिकुलेटा, इसके अलावा आपको दिखाई दे ही रहा है रोजा इनवॉल्यूपरेटा, मैंजीफेरा इंडिका, प्यूनिका ग्रेनेटम, अलग अलग एग्जाम्पल हैं और दिख जाए आपको। नीचे कर देता हूं इसको, देख लें एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट वेराइटीज प्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग, सिट्रस लिमोन, लिमोन, लेमन, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, रोजा इनवॉल्यूपरेटा, रोज, प्यूनिका ग्रेनेटम, पोमीग्रेनेट। मैंने सभी बोल दिए थे, एक दो फालतू और बोल दिए, सिट्रस ऑरेंज जो है उसका नाम भी बोल दिया है सिट्रस रेटिकुलेटा। तो मुझे लगता है ग्राफ्टिंग क्या था वो बखूबी समझ आ गया है।
अभी मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, मैं फिर से एक बार जो है एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ, आदत जाएगी नहीं मेरी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, मैं मेरी पूरी कोशिश है। तो ग्राफ्टिंग क्या था वो मुझे पता है, आपको बखूबी समझ आ गया, स्टॉक शियोन अच्छे से समझ आ गए हैं, एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, तो एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लें आप। क्या थे एग्जाम्पल? हाँ जी, सिट्रस लिमोन, सिट्रस रेटिकुलेटा, इसके अलावा मैंने जो बोले वो हो गए आपके मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, रोजा इनवोल्यूरेटा, रोज हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, प्यूनिका ग्रेनेटम। तो अब हमारे हैं टाइप ग्राफ्टिंग के, कोई पूछे टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग कितने हैं, तो 4 टाइप्स हैं ग्राफ्टिंग की। अभी जो मैंने एक डायग्राम दिखाया था ओरिजिनल, जिसमें 2 प्लांट्स को हम जोड़ा हुआ दिखाया, वो एक तरह की ग्राफ्टिंग ही थी, जिसको विप ग्राफ्टिंग कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में फर्स्ट है विप और टंग ग्राफ्टिंग, जिसे जिह्वारोपण भी कहा जाता है। सेकंड है वेज ग्राफ्टिंग, जिसे तिर्यक रोपण भी कहा जाता है। थर्ड है क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसे किरीट या मुकुट ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, मुकुट रोपण या किरीट रोपण भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है बड ग्राफ्टिंग, जिसे हम कलिका रोपण भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, विप और टंग ग्राफ्टिंग जिह्वारोपण, वेज ग्राफ्टिंग तिर्यक रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग क्रीट और मुकुट रोपण, और लास्ट है बड ग्राफ्टिंग कलिका रोपण। तो फर्स्ट पे आते हैं हम, विप नाम से बताया, टंग बनाना है, जीभ बनाना। तो अब की बार हम जो दोनों चीज लेके चल रहे हैं, हमारे जो दोनों स्टेप हैं, पहले वाले विप यानी कि टंग ग्राफ्टिंग वाला, और जो सेकंड मैंने बोला वेज ग्राफ्टिंग वाला, उनमें हम बखूबी ध्यान रखेंगे कि जो स्टॉक और शियोन है उनका डायामीटर सिमिलर होना चाहिए, उनकी जो थिकनेस है वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए। हाँ जी, जैसे लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ एक बार इसमें, सिमिलर एंड मोर डायामीटर ऑफ बोथ स्टॉक एंड शियोन। इसी तरह से आपको वेज ग्राफ्टिंग के अंदर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हाँ जी, सिमिलर एंड मोर डायामीटर ऑफ बोथ स्टॉक एंड शियोन। मेन चीज है इनमें डिफरेंस क्या है। जिस जो विप और टंग ग्राफ्टिंग है वो वेज ग्राफ्टिंग से कैसे डिफर है, तो एक बार आप सीन कर ले। जैसे यहाँ शियोन में भी आपको टंग दिखाई देगी, ये टंग दिखाई दे रही है, यहां भी एक टंग है ये बना रखी। अब ये वाली टंग इस स्लिट में फिक्स होती है और जो ये वाली टंग है ये इस स्लिट में फिक्स होती है। शियोन में भी विप और टंग लाइक कट है, यहाँ भी कप्लीमेंट या ऑब्लिक कट है, सेम इसी का जैसा, बट दोनों एक दूसरे के कप्लीमेंट्री पूरक हैं। हाँ जी, अगर एक इधर मौजूद है तो एक हल्का सा इधर मौजूद है। यहाँ जो तिर्यक बना हुआ है, कट लगाया हुआ है, वो अब इस स्लिट के अंदर जो है ये इमर्ज हो जाएगा, ये एम्बेडेड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। या मैं कहूँ ये जो बना हुआ है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जो ये खांच बनी हुई है, विप बनी हुई है, ये इसमें फिट हो जाएगा। तो और ये दिखाया हुआ है। फिट करने से पहले, शियोन को स्टॉक में शिफ्ट करने से पहले इसके ऊपर अच्छे से जो है हम ग्राफ्टिंग वैक्स या ग्राफ्टिंग ग्लू लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद शियोन को जो है इस पे कुछ इस तरह से था, जैसे मान लिया जाए कि लगभग यहाँ कट बना दिया, यहाँ कट बना दिया कुछ इस तरह से, इधर कट बना दिया, ये वेज जैसा या जो है ये सॉरी ये विप जैसा बना दिया है, ये टंग जैसा बना दिया है, यहाँ क्लिफ्ट या दरार बना दी। अब ये हो गया आपका स्टॉक। अब दूसरा वाला यहाँ है ये शियोन। अब शियोन में भी लगभग हमने ये मान लिया जाए कि ये विप बना दी और ये इसका क्लिफ्ट बना दिया। अब दोनों कुछ इस तरह से एक दूसरे के अंदर जो है हम एम्बेड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, स्टॉक के ऊपर शियोन को हम शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है हमने वैक्स पहले ही ग्राफ्टिंग वैक्स या जो है ग्राफ्टिंग ग्लू लगा लिया था। उसके बाद हम इसको अच्छे से जो है रैप कर देते हैं, बांध देते हैं ग्राफ्टिंग बैंडेज से। कुछ दिनों बाद जो है जॉइंट फिक्स हो जाता है, लिखा हुआ है जॉइंट विद ग्राफ्टिंग वैक्स, तो ग्राफ्टिंग वैक्स इसके बीच में लगा दिया जाता है। तो अब जैसे लिखा हुआ है बोथ द स्टॉक एंड शियोन आर कट ऑब्लिकली एट अबाउट द सेम एंगल कप्लीमेंट्री विद ईच अदर। तो एक दूसरे से कप्लीमेंट थे और एक ऑब्लिक कट जो हमने लगाए सेम एंगल पे लगाए हैं। इतना मुझे पता है, आपको समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वैज शेप, उसमें
वही थिक होना चाहिए और डायमीटर जो है काफी अच्छा होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए स्टॉक का भी शियोन का भी। बट अब की बार स्टॉक में हम लगभग एक चीरा लगाते हैं या वी शेप कट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ इस शियोन में लगभग एक्स जैसा या कुल्हाड़ी जैसा, मैं कहूँ तिरियक तीर जैसा जो है एक हिस्सा बना लेते हैं, वैज शेप बना लेते हैं उसकी, और उस वैज शेप को जो है इसके अंदर शिफ्ट करा देते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद वही चीज यहाँ पहले वैक्स लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग वैक्स, उसके बाद यहाँ वैक्स लगा देते हैं इस कटे वाले पोर्शन पे और इसके अंदर शिफ्ट करा देते हैं। तो अब की बार जो आने वाला है उसमें हम वी शेप कट लगाने वाले स्टॉक में और जो वैज शेप कट लगाने वाले हैं शियोन में, सिमिलरिटीज जो है वो आपको पहले से पता है दोनों। एक बार देख लें आप वैज जो है वेज ग्राफ्टिंग डायग्राम और भी क्लियर करेगा। जैसे अगर आप देखेंगे ये, तो स्टॉक पे आप वी शेप नॉच बनाते हैं, क्लिफ्ट बनाते हैं, फरो बना दी एक यहाँ, हाँ जी, यहाँ ब्लेड लेकर या जो भी है कोई भी जो है एक अच्छा सा चाकू लेकर हम शार्प उससे जो है कटर लेकर हम इसको जो है अच्छे से यहाँ से चीर देते हैं, लगभग वी शेप बना देते हैं या फिर ऊपर वेज जैसा कट बना देते हैं, कुल्हाड़ी जैसा या एक्स जैसा, तिरियक जिसको कहूँ तिरियक कट लगाते हैं। उसके बाद इसको अब इसके अंदर जैसे मान ले रहे कि ये थोड़ा सा ऑब्लिक कट यहाँ लगा दिया है और ये वी शेप बना दिया है, इसके अंदर इसको शिफ्ट करा देते हैं और ऊपर वाला शियोन हो गया, नीचे वाला स्टॉक। जनरली स्टॉक और शियोन की ग्रिथ या थिकनेस सेम होती है, बट कभी कभार जो है शियोन का थोड़ा सा जो है डायमीटर कम भी चल जाता है। तो हाँ जी, आपको अगर गूगल करेंगे तो आपको शियोन का जो है डायमीटर थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा वेज ग्राफ्टिंग में। इसके बाद वही चीज यहाँ वैक्स लगाते हैं, ग्राफ्टिंग वैक्स, इस पे भी जितना पॉसिबल होता है। इसके बाद इसमें शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ जो है ग्राफ्टिंग बैंडेज से बांधता हुआ दिखाया हुआ है, ये बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद जो है ये अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं। लेकिन वही पॉसिबल है, उन्हीं का चिपकना पॉसिबल है जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम होगी। और कई जैसे डाइकोटिलीडन्स प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होती, तो मोस्टली हम इसी तरह के प्लांट चुने जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद हो। कुछ मैंने एग्जांपल जैसे पहले ही बता दिए हैं आपको और मुझे लगता है बखूबी आपको समझ आ गए हैं। एक बार आप ओरिजिनल देख लें फिर से। ये तो हो गया आपका विप और टंग ग्राफ्टिंग जो भी आपने देखा। ये नीचे वाला हो गया आपका स्टॉक, ऊपर वाला हो गया शियोन। स्टॉक में भी हमने लगभग जो है ये विप, अब आपको दिखाई देगी ये विप बनाई हुई है, टंग बनाई हुई है इसके अंदर। तो ये हो गई विप इसकी, ये टंग हो गई। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी टंग बनाई हुई है, विप बनाई हुई है। अब ये विप इसकी क्लिफ्ट के अंदर जो है, हाँ जी, यहाँ एक क्लिफ्ट या दरार बनाया हुआ है, ये विप इसकी क्लिफ्ट के अंदर फंस गई है। और अगर हम ये वाली टंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक दरार बनाई हुई है, यहाँ भी ऊपर की तरफ। इस के अगर अंदर बात करें तो यहाँ एक क्लिफ्ट बनाई हुई है, ये कुछ इस तरह से, उसके अंदर जो है ये टंग इसकी आ चुकी है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी एक क्लिफ्ट मौजूद है और वहां इसकी ये टंग जो है एंटर कर जाती है। दोनों का एक दूसरे के जो ऑब्लिक कट हम लगाते हैं उनका एक दूसरे के कप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है एक दूसरे में फिक्स नहीं हो पाते। तो इसका बखूबी ध्यान रखें, एक दूसरे के जो कट लगा रहे हैं वो एक दूसरे के ऑब्लिक जो कट लग रहे हैं वो एक दूसरे के कप्लीमेंट हो। तो वही चीज हमने देखी वहां कि कप्लीमेंट ऑब्लिक कट आर कप्लीमेंट विद ईच अदर। स्टॉक एंड शियोन आर कट ऑब्लिकली एट सेम एंगल, बट मेन चीज सी दीज कट आर दीज, तो दोनों कट लगाए हैं दोनों में, शियोन में और स्टॉक में, वो कप्लीमेंट विद ईच अदर। तो ये था आपका विप और टंग ग्राफ्टिंग। वही चीज इसमें जोड़ने से पहले हम वैक्सिंग जो है वैक्स कर देते हैं, इसका जो है ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं, उसके बाद बैंडेज बांध देते हैं। अब ये चिपक चुका है यहाँ अच्छे से, जो स्टिक हो चुका है, असेंबल हो चुके हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है वेज ग्राफ्टिंग है। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे, हाँ जी, अब ये स्टॉक हो गया और ये शियोन हो गया। स्टॉक में ब्लेड से या शार्प नाइफ से हमने चीरा लगा दिया, हाँ जी, कट लगा दिया है या वी शेप बना दिया है इसके अंदर।
और इसको भी हमने जो है एक्स या जो मैं कहूँ वेज जैसा इसमें एंड बना दिया, बहुत ही नुकीला या एक्यूट एंड। अब वो इसके अंदर जो है इजीली फिक्स हो जाता है। फिक्स करने से पहले वही चीज इस जगह पे हम ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं और इस जगह भी हम ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं। उसके बाद इसको इसमें एंटर करा देते हैं और फिर रैप कर देते हैं, ग्राफ्टिंग बैंडेज से बांध देते हैं। हाँ जी, वही आपके आसपास कोई पॉली हो, कोई भी बैंड वो जो है कहें सेलो टेप हो या ब्लैक टेप हो, उससे जो है इसको बांध दिया जाता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से जो है एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं और इजी दिखाई दे रहा है कि लगभग वी शेप कट लगाया हुआ था स्टॉक में और जो इसका वैज है वो इसके अंदर फिट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो ओरिजिनल से क्या है, मजा आता है, बहुत क्लियर समझ में आता है। इतना क्या है डायग्राम से समझ में नहीं आता। तो क्राउन ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट थर्ड क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग कोई पूछे कि अब क्या है क्राउन ग्राफ्टिंग, इनसे कैसे अलग है, तो नाम से पता है क्राउन या कोरोना, जिसको ताज कहते हैं, कोरोना ताज है, मुकुट है हिंदी वर्ड। और क्राउन का मतलब आप सभी जानते हैं, हाँ जी, जो हेड पे रखा जाने वाला ताज है, मुकुट है। तो यहाँ स्टॉक जो है वो हेड की तरह काम करेगा और उसके ऊपर जो मुकुट है वहां पे लगने वाला जो हिस्सा है वो शियोन होंगे। तो यहाँ शियोन जो है, अब उनका साइज जो है, उनका डायमीटर या उनकी थिकनेस वो शियोन की आपको देखने को मिलेगी कम। हाँ जी, स्टॉक की काफी ज्यादा होगी थिकनेस और शियोन की जो है बहुत पतला होगा शियोन। एक्यूट एंड जिस पे मौजूद होगा वही वेल शेप कट उस पे मौजूद होगा। बहुत सारी क्लिफ्ट बनाई जाती हैं, जो ऊपर वाला स्टॉक वाला पोर्शन होगा उसके ऊपर बहुत सारी दरारें बनाई जाएंगी और उन दरारों में इन जितनी भी ये शियोन है इनको फिट कर दिया जाता है कुछ इस तरह से। अब बहुत सारी शियोन लेकर, सेवरल शियोन्स लेकर उनके जो एक्यूट एंड हैं या कट हैं उनको जो क्लिफ्ट हैं स्टॉक की या मैं कहूँ स्लिट्स हैं या फरो हैं उनके अंदर जो है उनको इस तरह से एम्बेडेड कर दिया जाता है। वही जो है ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर, इस पर भी थोड़ा ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर फिर बांध देते हैं जो है वही। और पूरे इस स्टॉक के ऊपर भी जितना अच्छा पॉसिबल हो, क्योंकि पूरा स्टॉक काट दिया ऊपर से तो जो है ट्रांसपायरेशन जो है कम से कम हो, इसकी वजह से पे ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं। तो देख लें आप, लिखा हुआ है स्टॉक मोर डायमीटर, स्टॉक हैविंग मोर डायमीटर, इसका डायमीटर काफी अच्छा है, काफी मोटा है, लेकिन शियोन का काफी पतला है। शियोन हैविंग लेस डायमीटर और शियोन पे मैंने कहा हैविंग एक्यूट एंड और वेज शेप कट, इस पे वेज शेप कट बनाया हुआ है। स्टॉक हैविंग क्लिफ्ट और स्लिट्स, इसके ऊपर दरारें बनाई हुई, यहाँ भी बनाई हुई, यहाँ भी बनाई हुई है। अब शियोन का जो एक्यूट एंड है वो इसके क्लिफ्ट या स्लिट्स के अंदर या फरो में हम इंजेक्ट कर देते हैं या कहूँ मैं एम्बेडेड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और आपको अब बहुत सारे शियोन बहुत सारे हो सकते हैं, जनरली यहाँ 2 लगा रखे हैं, और भी लगा सकते हैं हम ज़्यादा ब्रांचेस निकालने के लिए। तो यहाँ 2 शियोन और ये इस तरह से नजर आता है स्टॉक के ऊपर, लाइक क्राउन या कोरोना, हाँ जी, ताज की तरह, मुकुट की तरह। सेवरल शियोन्स हैविंग वेज शेप कट, तो इनमें वेज शेप कट या एक्यूट एंड आपको नजर आ रहा है शियोन में, एंड आर ग्राफ्टेड ऑन द स्लिट्स, इसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, रोपण कर रहे हैं एट द टॉप ऑफ स्टॉक। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया है इजीली। नेक्स्ट हम बात करें बर्ड ग्राफ्टिंग की, और लास्ट टॉपिक है आपका ग्राफ्टिंग का, बहुत ही एंटीक प्रोसीजर था। बर्ड ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो रोजा इनवोल्यूपरेटा में, हाँ जी, कई बार इस तरह के एग्जांपल वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। बर्ड ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो रोजा इनवोल्यूपरेटा, रोज में देखने को मिलती है। तो अब की बार, अब तक हम क्या कर रहे थे कि स्टॉक और जो है शियोन, स्टॉक का साइज जो है और शियोन का साइज अगर हम देखें, विप और हमने विप टंग ग्राफ्टिंग और जो दूसरा देखा हमने वेज ग्राफ्टिंग, उनमें दोनों की थिकनेस बराबर थी, दोनों का डायमीटर काफी अच्छा था। क्राउन ग्राफ्टिंग में एक का डायमीटर ज्यादा था स्टॉक का, शियोन का कम था, लेकिन अब स्टॉक का डायमीटर तो अच्छा है यहाँ, लेकिन जो शियोन है वो बर्ड की फॉर्म में मौजूद है, कलिका की रूप में। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक हैविंग मोर डायमीटर, शियोन इन बर्ड फॉर्म, शियोन बर्ड की फॉर्म में ये दिखाई दे रही है। किसी भी दूसरे प्लांट से हमने शियोन कलेक्ट कर ली बर्ड की फॉर्म में, और स्टॉक के ऊपर हम टी शेप इंसर्शन कट लगाते हैं, इंसर्शन का मतलब कट है,
टी शेप कट बना देते हैं। अब ऊपर जगह बन चुकी है, हमने जैसे ही यहाँ से कट लगाया और यहाँ से कट लगाया, ऊपर जगह बन चुकी है, इसको लेकर इस जगह से हम एम्बेडेड करते हैं, इसके अंदर एंटर करा देते हैं। ये इसमें एंटर हो जाती है। एंटर कराने से पहले वही चीज बार बार हम जो कर रहे थे, ये मान लिया जाए कि बर्ड है, इसके जो बैक वाले पोर्शन पे हम अच्छे से वही ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं। इसको भी जो है हम इसकी बार को हटा के रिमूव करके थोड़ा सा हाँ जी उठा लेते हैं, फॉर्सेप ले लेते हैं, निडल ले लेते हैं, उनसे हटा के यहाँ से, और यहाँ पे जो है ग्राफ्टिंग वैक्स लगा लेते हैं और इसको इस जगह एम्बेडेड करा देते हैं, शिफ्ट करा देते हैं, अंदर एंटर करा देते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें ग्राफ्टिंग बैंडेज बांध देते हैं। पूरा ना बांध के हम जो है ये जो पोर्शन था बर्ड वाला उसको छोड़ देते हैं, बाकी पोर्शन को हम अच्छे से रैप कर देते हैं ग्राफ्टिंग बैंडेज के थ्रू। तो लिखा हुआ है स्टॉक हैविंग मोर डायमीटर, वो आपको दिख रहा है, काफी अच्छा डायमीटर है, बट शियोन इन बर्ड फॉर्म, ये बर्ड फॉर्म में है। सेवरल बर्ड्स ऑफ शियोन, जैसे अभी यहाँ एक ही लगाई है, तो हम यहाँ बहुत सारे टी शेप कट लगा के अलग अलग जो है शियोन लेकर वो हम इनको यहाँ लगा सकते हैं। लिखिए सेवरल बर्ड्स ऑफ शियोन आर ग्राफ्टेड इन टी शेप फरोज, जो टी शेप हमने फरोज या इंसर्शन बनाया है उसमें इसको एम्बेडेड कर देते हैं। फरोज इन बार्क ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बार्क पे बनाया है टी शेप इंसर्शन, उसमें इसको हम एंटर करा देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गए। फिर भी एक बार वही एक बार आप ओरिजिनल देख लें और भी अच्छे से समझ आएगा। ये देखें तो बहुत ही एंटीक, मुझे बताया कि जो ओरिजिनल में जो बात आती है वो क्या डायग्राम में नहीं आती, तो ये ओरिजिनल है। अब जैसे अब क्लियर पता लग रहा है सब चीज, जैसे दिख रहा है ये वैक्स लगाया हुआ है, पूरे पे वैक्स लगाया हुआ है, ये दिख रहा है कुछ पोर्शन जो है इस ग्राफ्टिंग बैंडेज के ऊपर भी आ गया है। तो ये था स्टॉक, काफी अच्छा क्राउन ग्राफ्टिंग दिखा रखी है। ये स्टॉक है, काफी मोटा लगा दिख रहा है आपको, और काफी सारी अब ये जो है शियोन 1 शियोन 2 शियोन 3 शियोन 4 शियोन, वही क्या करते हैं हम इनमें वही चीज, इसमें क्लिफ्ट बनाते हैं। यहाँ भी क्लिफ्ट बनाई, यहाँ भी क्लिफ्ट बनाई, यहाँ भी क्लिफ्ट या स्लिट्स बना दी, दरारें जिनको कहूँ, और इनमें एक्यूट एंड बनाते हैं, वही नुकीला इनका या बैच शेप कट लगाते हैं एंड पर। शियोन का अब आपको साइज और मैं कहूँ इनका जो थिकनेस है, ग्रिथ, इनकी डायमीटर जो है वो काफी कम नजर आ रहा है, जबकि स्टॉक काफी मोटा है। हर इसके ऊपर जो है ग्राफ्टिंग वैक्स लगाया हुआ है ताकि ट्रांसपायरेशन रेट रुक जाए, कम हो। अब बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ये लगभग टी शेप बनाया हुआ है, ये पूरा स्टॉक है। ये पूरा स्टॉक है। अब यहाँ स्टॉक के ऊपर ही लगाते शियोन को, जहां भी टी शेप हमने मार्क किया है वहां टी शेप के अंदर एंटर कराते हैं इसको शियोन। ये है शियोन। अब इसके अंदर हमने टी शेप कट लगाया पहले, और इसको जो है हल्का सा जितना पॉसिबल हो सकता है जो है फोर्सेप लेकर इसको जो है हम थोड़ा सा हटा देते हैं बार्क को, और इसमें पहले वही चीज ग्राफ्टिंग वैक्स लगाते हैं, और जो बर्ड है उसमें भी जो है पहले ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं, इस जगह से इसको एंटर करा देते हैं कुछ इस तरह। फिर बाद में जो है इसको रैप कर देते हैं, अच्छे से लपेट देते हैं। अभी जो है ये जस्ट डाला हुआ है इसके अंदर, अभी रैप नहीं किया हुआ यहाँ। तो ये था बर्डिंग, 4 टाइप थे, बहुत एंटीक थे, और मुझे पता है आपको समझ आ गए हैं। आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।